सो गुड मॉर्निंग टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स। तो आपको प्रिंट आउट मिल गया ना तीनों के, इकोनॉमिक, इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइंस एंड टेक। तो पहले साइंस एंड टेक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक है हॉरिजन यूरोप रिसर्च प्रोग्राम। तो हुआ क्या कि ब्रेक्जिट हुआ था, मतलब ब्रिटेन ने जो है यूरोपियन यूनियन को जो है लीव कर दिया था, विड्रॉ कर लिया था यूरोपियन यूनियन से। तो यूरोपियन यूनियन के कुछ साइंस के प्रोग्राम्स चल रहे थे, उसको ब्रिटेन ने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटेन के जो साइंटिस्ट है वो यूरोपियन यूनियन के जो साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दैट वाज द न्यूज। तो दो कौन से साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं जिसमें यूके जो है ज्वाइन करने जा रहा है। तो फर्स्ट इज ओरिजिन यूरोप। ये बेसिकली यूरोपियन कमीशन जो है इसको रन कर रही है। तो इसमें जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर यूरोपियन यूनियन के साथ वो कोई एग्रीमेंट करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो रिसर्च वर्क कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पे और कैंसर पे, अदर इंफेक्शियस डिजीज पे, फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए लाइक क्रॉप्स वगैरह पे जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। तो इस प्रोग्राम के अंदर जो है इन मैटर्स पे जो है रिसर्च वर्क की जा रही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हॉरिजन प्रोग्राम जो है बेसिकली इट्स अ रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम ऑफ यूरोपियन यूनियन। और वो किन मैटर्स पे जो है रिसर्च कर रही है? कैंसर, इंफेक्शियस डिजीज, क्लाइमेट क्राइसिस, फूड सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा प्रोग्राम है कोपरनिकस। ये बेसिकली सैटेलाइट उन्होंने जो है स्पेस में जो है स्टेशन की हुई है, वहां से जो है वो अर्थ को ऑब्जॉर्व करते हैं, इमेजेस वगैरह जो है वो कलेक्ट करती है, वो साइंटिस्ट को जो है उनके सेंटर्स में भेजती है, फिर साइंटिस्ट जो है इमेजेस को एनालाइज करते हैं एंड देन दे गेट टू नो अबाउट द चेंजेस बीइंग मेड ऑन द अर्थ। तो इसमें जो है सैटेलाइट से बेसिकली डाटा आता है इन सिटू नॉन स्पेस डाटा, मतलब कि जो डिफरेंट सेंसर्स मान लीजिए उन्होंने ओशियंस में या माउंटेन्स में कहीं लगाए हुए हैं, वहां से जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको, और जो सैटेलाइट से डाटा आ रहा है उसको, दोनों को जो है प्रोसेस करते हैं, वहां से जो है फिर मीनिंगफुल कंक्लूजन्स वो निकालते हैं कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, कहीं फॉरेस्ट फायर हो रही है, एक्सेट्रा। तो वो सब डाटा जो है इनको यहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो यूरोपियन कमीशन ने ही इस प्रोग्राम को चलाया था। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट, यूरोपियन सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट, अदर ईयू एजेंसीज जो है वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरकैटर ओशियन, ये एक एनजीओ है, ये एक एनजीओ है, इंटरनेशनल एनजीओ है जो कि ओशियंस में रिसर्च वर्क कर रहे हैं। उसने दुनिया भर में जो है सेंसर्स वगैरह लगाए हुए हैं, वहां से वो पता लगाती है कि ओशियंस का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, एसिडिफिकेशन कम ज्यादा हो रही है, या ओशियंस का जो लेवल है, वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक्सेट्रा। तो उस पर रिसर्च वर्क करती है कौन सी? मेरकैटर ओशियन। तो ये इंटरनेशनल एनजीओ है, याद रखना। दैट्स आल्सो द पार्ट ऑफ कोपरनिकस, ठीक है। तो कोपरनिकस बेसिकली क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ईयू की, और वो अर्थ में जो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे ग्लेशियर्स में, फॉरेस्ट में हो, ठीक है, लैंड सरफेस में और सेक्टरा, उसको जो है थ्रू सैटेलाइट इमेजरी जो है असेस करती है, ठीक है। समझे? सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो रेडियो वेव्स वगैरह मान लीजिए मिट करती है, वहां से उनको रिसीव करती है, फिर वहां से जो है इमेज फॉर्म होती है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, देन दे ड्रॉ कंक्लूजन्स, ठीक है। तो ये कोपरनिकस प्रोग्राम है। तो याद रखना, क्योंकि ना देखो यूपीएससी बनाने को बहुत सीधा क्वेश्चन बना लेगी कि कोपरनिकस प्रोग्राम, आगे लिख देगी अमेरिका या नासा, ठीक है, बट इट्स द प्रोग्राम ऑफ ईयू। तो बहुत सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, ओरिजिन प्रोग्राम नासा लिख देगी, ठीक है, या जापानीज स्पेस एजेंसी का नाम लिख देगी, एक्सेट्रा, बट इट्स ऑफ ईयू। तो आपको कम से कम इतना तो जरूर याद रखना है कि कौन सा प्रोग्राम जो है किस स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और आता जरूर है। और अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाने पे आई तो पूछ लेगी हॉरिजन प्रोग्राम में क्या है, ठीक है। हॉरिजन प्रोग्राम में आपसे स्टेटमेंट इस तरीके से बना देगी कि भाई हॉरिजन प्रोग्राम से जो है बेसिकली स्पेस में जो है रिसर्च करेगी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लेकिन ये स्पेस रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ कैंसर या इन्फेक्शियस डिजीज या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज सेक्टर रिलेटेड मैटर्स से रिसर्च करने के रिलेटेड प्रोग्राम है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है, समझे? तो डिफिकल्ट बनाने पे तो कंटेंट पे बनाएगी, इजी बनाने पे तो ये बस यही पूछेगी कि हॉरिजन कोपरनिकस प्रोग्राम किस स्पेस एजेंसी का है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं नासाज फर्स्ट एस्ट्रॉइड सैंपल्स लैंड ऑन अर्थ। तो एक एस्ट्रॉइड है बेनू, कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है, उससे जो है सैंपल्स जो है कलेक्ट करके जो है नासा का एक इंस्ट्रूमेंट जो है अर्थ पे वापस लेके आया है, स्पेसक्राफ्ट जो है उसको वापस लेके आया है, ठीक है। दैट इज द न्यूज। तो अब ये जो प्रोग्राम है वो क्या है? ओरिजिन स्पेक्ट्रल
इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, रेगोलिथ, एक्सप्लोरर, ओसिरिस, आरईएक्स, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, वो जो है ये सैंपल्स लेके आया फ्रॉम एस्ट्रॉइड बेनू। एस्ट्रॉइड क्या होता है? हाँ, वो सिंपल है, मार्स और जुपिटर के बीच में पत्थर घूम रहे हैं ना, उनको एस्ट्रॉइड बोलते हैं। वो पत्थर कहां से आए हैं? पहले कभी कोई प्लैनेट्स होते होंगे, वो फट गए, उनके जो है एक्सप्लोड हो गए, उनके पत्थर जो है वहां पे घूम रहे हैं। ठीक है, दैट्स द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, उनके रेमिनेंट्स जो है आज भी घूम रहे हैं। ठीक है, वो कह लीजिए उनके पितर हैं ये। ठीक है, वो आज भी घूम रहे हैं। तो ये जो एस्ट्रॉइड एक ऐसे ही जो है बेसिकली मार्स और जुपिटर के बीच में घूम रहा है, और ये क्लोजेस्ट टू द अर्थ है। बेनू एस्ट्रॉइड क्लोजेस्ट टू द अर्थ है, वन ऑफ द क्लोजेस्ट एस्ट्रॉइड टू द अर्थ है। वहां से जो ये सैंपल लेके आए, सैंपल्स में पेबल्स एंड डस्ट है। ठीक है, पत्थर वगैरह है, डस्ट वगैरह, सोइल वगैरह है। और मून के बाद जो है आप कह लीजिए कि सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी के थ्रू जो है ये सैंपल्स अर्थ पे लाए गए हैं। ठीक है, इससे पहले मून से कुछ सैंपल्स लेके आए थे अर्थ पे वापिस। उसके बाद जो है ये नासा का प्रोग्राम है जिसके थ्रू मून से भी लंबी जर्नी करते हुए जो है सैंपल्स को अर्थ पे वापस लेके आया गया। ठीक है, तो इससे अर्थ के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में और जानने को जो है साइंटिस्ट को पता, या रिसर्चर्स को पता लगेगा। और इनसे जो है इनको ये भी पता लगेगा कि प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुए, लाइफ कैसे जो है स्टार्ट हुई, एक्सेट्रा। बिकॉज जो बेनू के मटेरियल हैं वो इतने ओल्ड है कि उसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है पाए जा सकते हैं, विच आर सिमिलर टू दोस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, उससे पहले जापान इज द ओनली कंट्री विच हैज ब्रॉट बैक सम सैंपल्स फ्रॉम एस्ट्रॉइड। और वो कौन से एस्ट्रॉइड से लेके आया था? रेगू रेगू एस्ट्रॉइड से लेके आया था। ठीक है, और उसका स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या था? हायाबुसा। तो ये इनके स्पेसक्राफ्ट का नाम जरूर याद रखने, एक्सप्लेनेशन इसकी फुल फॉर्म याद रखो ना रखो। ठीक है, बट ये नाम जरूर याद रखना है, ओसिरिस, आरईएक्स और हायाबुसा। वो तो याद रहेगा ही, दिस नेम बिलोंग्स टू जापान, है ना। और ये एस्ट्रॉइड्स के नाम याद रखने हैं, बेनू से नासा लेके आई है, और रेगू से कौन लेके आया? जापान। बाकी तो एक्सप्लेनेशन आप इजीली जो है मेंस में लिख सकते हो, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स होंगे उसमें, जो है बेसिकली साइंटिस्ट को यही सर्च करना होता है कि कैसे लाइफ बिगन हुई। ठीक है, उसके बाद बेनू एस्ट्रॉइड 1999 में डिस्कवर हुआ था। ये कार्बन रिच एस्ट्रॉइड है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, और इसकी जो एज है लगभग 700 to 2 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, और ये मानना जाता है कि सन से भी पुराना है ये एस्ट्रॉइड। ठीक है, और अर्थ और मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है, क्लोजेस्ट टू दी अर्थ है। ठीक है, और 2182 में शायद ये अर्थ को हिट भी कर जाए। ठीक है, और एस्ट्रॉइड्स के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि माइनर प्लैनेट्स उनको बोलते हैं, रेमिनेंट्स हैं ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, रॉकी सरफेस होती है इनकी, और इससे जो है बेसिकली जो डाटा मिलेगा सैंपल से, उसे नासा जो है प्रिपेयर भी कर सकती है कि अगर 2182 में ये एस्ट्रॉइड हिट करता है तो कैसे इस एस्ट्रॉइड को अर्थ से डिफ्लेक्ट करना है, बिकॉज आपको जो है उसके मटेरियल की कंपोजिशन पता लग जाएगी। तो आप जो है प्रीएम्प्टिव मेजर्स ले पाओगे ताकि एस्ट्रॉइड जो है एडवर्सली हिट ना करे अर्थ को। ठीक है, उसके बाद जो है नासा एक और मिशन जो है लॉन्च करने वाली है जिसका नाम होगा ओसिरिस एफोप्सिस। वो क्या करेगा, जो एस्ट्रॉइड एफोफिस है वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके लेके आएगा 2029 में। ठीक है, तो अगर हम सैंपल्स कलेक्ट करके ला पा रहे हैं तो फ्यूचर में सपोज मार्स में जाते हैं तो वहां से कुछ मिनरल्स वगैरह हमें मिलते हैं तो उसको भी एक्सट्रैक्ट करके अर्थ में वापस लेके आ सकते हैं, या मून पे हमें कुछ मिनरल्स मिलते हैं उसको भी एक्सट्रैक्ट करके लेके आ सकते हैं। अभी तो थोड़ी सी अमाउंट लेके आए, कल को लार्ज अमाउंट भी क्या पता लेके आ पाए। ठीक है, तो ये शुरुआत हो गई है टू माइन द यूनिवर्स। ठीक है, आज सैंपल आए, कल को पूरी पूरी माइन आएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ आई। उसके बाद है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज निसार। ठीक है, तो ये ना नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, निसार, इसके थ्रू जो है अर्थ के फॉरेस्ट या वेटलैंड्स में या ग्लेशियर्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में हमें पता लग पाएगा। ठीक है, तो इसको लो अर्थ ऑर्बिट में जो है प्लेस किया जा रहा है। लो अर्थ ऑर्बिट कहां तक होती है? लगभग 2000 किलोमीटर तक।
2000 किलोमीटर से लेके 35,786 किलोमीटर तक क्या होती है? मीडियम अर्थ ऑर्बिट, और उसके बाद हाई अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, फिर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसके अंदर एल बैंड और एस बैंड होंगे, एल बैंड एंड एस बैंड होंगे। ठीक है, और सिंथेटिक अपर्चर रडार होगा इसमें। इन दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है, एल बैंड और एस बैंड का? देखो, एल बैंड जो नासा प्रोवाइड कर रही है, एस बैंड कौन प्रोवाइड कर रही है? इसरो। और सिंथेटिक अपर्चर रडार कौन प्रोवाइड कर रहा है? नासा। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी जो है नासा के पास ही है। ठीक है, और इसको लॉन्च कौन करेगा? इसरो। ठीक है, हम अपने लॉन्च व्हीकल से जो है इसको स्पेस में प्लेस कर देंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस कर देंगे। उसके बाद आपको पता है कि वो रेडियो वेव्स को मिट करने के लिए कई सारे बैंड्स का इस्तेमाल किया जाता है, एल बैंड, एस बैंड, फिर उसके बाद सी बैंड, के बैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, सी बैंड में क्या होता है ना कि जो वेव्स होती हैं, वेवलेंथ होती है, वो काफी लार्ज होती है। ठीक है, वैसे तो सी बैंड जो है बेटर होता है, क्योंकि वो जो है बेसिकली क्लाउड्स को एक्सेट्रा पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, या वो पेनिट्रेट कर सकता है फोक को भी, वो पेनिट्रेट कर सकता है रेनफॉल को भी, वो पेनिट्रेट कर सकता है सपोज डेंस फॉरेस्ट है, जो ट्रीज की कॉनोपी बन रही है ऊपर, उसको पेनिट्रेट करके जो है, जो ग्राउंड पे जो है वेजिटेशन है, उसकी भी इमेजेस जो है वो ले सकता है सी बैंड से, अगर आप रेडियो वेव्स जो है एमिट करते हो। बट प्रॉब्लम क्या है कि आपको अगर सी बैंड से जो है रेडियो वेव्स को मीट करना है, तो उसकी ग्रेटर वेवलेंथ होगी। उसको रिसीव करने के लिए एंटीना का साइज भी जो है लार्ज साइज होना चाहिए। ठीक है, एंटीना का साइज भी जो है लार्ज साइज होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए 10 मीटर की आप जो है सपोज वेवलेंथ एमिट कर रहे हो सी बैंड से, तो आपको जो है 4 फुटबॉल स्टेडियम जितना एंटीना चाहिए टू रिसीव बैक दैट रेडियो वेव। ठीक है, जो रिफ्लेक्ट होगी फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अब इतना लार्ज साइज का जो एंटीना है वो तो आप स्पेस में प्लेस कर ही नहीं सकते। इतना लार्ज साइज रडार एंटीना जो है स्पेस में प्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए साइंटिस्ट ने जो है क्या दिमाग लगाया, वो बोले कि हम एल और एस बैंड का यूज करेंगे, वो कंपेरेटिवली सी बैंड से जो है स्मॉलर वेवलेंथ जो है एमिट करती हैं। ठीक है, बट दे विल यूज सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार में क्या होगा कि इतना लार्ज साइज का कोई एंटीना आपको प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्मॉल स्मॉल एंटीनास जो है आप स्पेसक्राफ्ट में जो है प्लेस कर दोगे, छोटे छोटे। ठीक है, तो अब ये जो सैटेलाइट है, सपोज इसमें आपने जो है छोटे छोटे एंटीना जो है प्लेस कर दिए। ठीक है, और ये एंटीना जो है अर्थ, ये जो स्पेसक्राफ्ट है वो अर्थ के अराउंड जो है रिवॉल्व करेगी। ठीक है, तो सपोज ये अंटार्कटिका है। ठीक है, तो आपको यहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं उसको असेस करना है कि ग्लेशियर्स क्या मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ग्लेशियर्स का साइज क्या है इस वक्त, ये मूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहां से जो है वो एस बैंड या एल बैंड से जो है रेडियो वेव एमिट होंगी। ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस जाएंगी। तो उसने छोटे से एरिया को ही अभी बेसिकली छोटे से एरिया की ही इमेज जो है प्रोसेस होगी अभी। ठीक है, जो सेकंड एंटीना है वो इस एरिया की इमेज क्रिएट करेगा, थर्ड जो एंटीना है वो इस एरिया की इमेज क्रिएट करेगा, फोर्थ जो है इस एरिया की इमेज क्रिएट करेगा, एक्सेट्रा। फिर बाद में जो है जितनी छोटी छोटी इमेजेस आई, स्मॉल स्मॉल इमेजेस आई, उसको आप सिंथेसाइज कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे बाय प्रोसेसर। ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर दोगे, सिंथेसाइज कर दोगे, सिंक्रोनाइज कर दोगे। फिर ये इवेंचुअली क्या बन जाएगी? एक लार्ज इमेज बन जाएगी, हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन इमेज बन जाएगी। फिर वहां से आप असेस कर पाओगे कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अंटार्कटिका में, या फॉरेस्ट जो है डिग्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, या कोई फॉरेस्ट फायर तो नहीं लग रही, या फॉरेस्ट की डेंसिटी कम तो नहीं हो रही। ठीक है, या लैंडस्लाइड तो नहीं हो रही कहीं कहीं पे। तो ये सब डाटा जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा थ्रू सिंथेटिक अपर्चर रडार। आ रही है समझ आपको? तो आपने क्या किया, बेसिकली छोटे छोटे एंटीनास जो है इंस्टॉल किए, वहां से जो है स्मॉल स्मॉल इमेजेस को कलेक्ट किया थ्रू एल बैंड एंड एस बैंड। फिर बाद में उन स्मॉल इमेजेस को जो आपने इंटीग्रेट कर दिया, ज्वाइन कर दिया, आपने जो है उसको यूनाइट कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया। ठीक है, उससे जो है एक लार्ज इमेज क्रिएट होगी। फिर उस लार्ज इमेज से जो है आप मीनिंगफुल जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो
रिगार्डिंग ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, फॉरेस्ट डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये भी एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगी विच विल यूज सिंथेटिक अपर्चर रडार। और कौन सी बैंड से जो है रेडियो वेव्स इमिट होंगी? एल बैंड एंड एस बैंड। ठीक है, सपोज एस बैंड में जो है इस रेडियो वेवलेंथ इतनी होगी, एल बैंड में थोड़ी सी लार्ज होगी, और सी बैंड अगर यूज करते तो और लार्ज जो है रेडियो वेव्स की वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो दे विल यूज एस बैंड एंड एल बैंड। ठीक है, एल बैंड किसने प्रोवाइड किया है? नासा ने। एस बैंड इसरो ने। ठीक है, और कहीं पे साइक्लोन आ रहा है कि नहीं आ रहा, या सुनामी कहीं समुद्र में आ रही है नहीं आ रही, वो सब भी यहां से पता लग सकता है। कहीं पे अर्थक्वेक आ गया है, उसका डाटा भी यहां से पता लग सकता है। ठीक है, और ये 12 डेज में जो है एक राउंड कंप्लीट कर लेगी अर्थ का। ठीक है, और सैटेलाइट के ना दो फेज होते हैं, सेंडिंग और डिसेंडिंग। सेंडिंग और डिसेंडिंग। सेंडिंग में क्या है, मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, सैटेलाइट जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? असेंडिंग फेज। और नॉर्थ पोल से जो है साउथ पोल की तरफ आ रही है, उसको क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग फेज। सिंपल है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes, online students, so far so clear to everyone? So far so clear to everyone? क्लियर, चलिए। सो नेक्स्ट है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। अभी रिसेंट एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा कि कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की जो मार्केट साइज है वो $32 बिलियन तक पहुंच गई है। $32 बिलियन। ठीक है, समझे? लगभग आप मान सकते हो 2.5 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच गई है। तो इतनी बड़ी मार्केट साइज है। अब आपके ऊपर है टैलेंट कि आप उस मार्केट से जो है कितना रेवेन्यू ड्राइव कर पाते हो, 5,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का, या 20,000 करोड़ का सेक्टर। टोटल मार्केट साइज कितना है? 2.5 लाख करोड़ का ग्लोबली। आप जो है कितना अपना प्रोडक्ट बेच पाते हो, दैट्स अप टू योर कैपेबिलिटी। समझे? समझ रहे आप? जब भी ये बात आती है मार्केट साइज का मतलब क्या है, कि मतलब टोटल आप मान लीजिए सेल कंप्यूटर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की कितनी हो रही है? 2.5 लाख करोड़ की। उसमें आप अपना माल कितना बेच पाते हो, ये आपके टैलेंट पे निर्भर करता है। अगर आपने मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली 90% जो है आपके ही कॉग्निटिव कंप्यूटर सेल हो रहे हैं, तो आपका मार्केट शेयर कितना होगा? 2.25 लाख करोड़ का, है ना? 2.25 लाख करोड़ का है, तो उसमें मान लीजिए आप 10% प्रॉफिट भी कमा रहे हो, तो आपकी इनकम कितनी होगी? 25,000 करोड़। ठीक है, तो हमेशा मार्केट साइज दिख रहा था, जितना बड़ा मार्केट साइज होगा उतनी ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू अर्न मोर, टू जनरेट वेल्थ मोर, एटसेट्रा। तो ये अभी 2.5 लाख करोड़ की, आगे 10 सालों में जो है आप इमेजिन कर सकते हो कि 25 लाख करोड़ की भी होगी मार्केट आगे, फिर क्या पता 125 लाख करोड़ की हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक सनराइज सेक्टर है। सनराइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज हाई होती हैं इन फ्यूचर। सनसेट सेक्टर वो होते हैं जहां पे इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज लो होती हैं इन फ्यूचर। जैसे ऑयल एंड गैस है, वो सनसेट सेक्टर है, वहां पे सूर्य अस्त हो रहा है। या आगे आने वाले फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है रिप्लेस कर देंगी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिक जनरेशन एंड फॉसिल फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट सेक्टर को, एक्सेट्रा। तो आगे आने वाले टाइम में जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में आपको प्रॉफिट्स नहीं होने वाले, बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू यूज ऑयल एंड गैस। तो वो क्या है? सनसेट सेक्टर है। वहां पे अगर आप पैसा लगाओगे तो डूबेगा, क्योंकि आज कोई 30-40 हजार करोड़ की आप ऑयल रिफाइनरी लगाते हो, तो उसके रिटर्न आने अगले 10 सालों में स्टार्ट होंगे। अगले 10 साल में पता लगेगा कि आपके ऑयल रिफाइनरी के प्रोडक्ट्स को यूज ही नहीं कर रहा, तो आपका पैसा डूब गया ना। तो आप हमेशा सनराइज सेक्टर में पैसा लगाओगे, जहां पे आने वाले टाइम में जो है यू विल एबल टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, ये सब जो है सनराइज सेक्टर है। क्लियर? तो इसलिए तो अंबानी अपना पैसा निकाल रहा है ऑयल रिफाइनरी से, और कहां लगा रहा है? टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जियो में लगाया उसने सेक्टर, क्योंकि उसको पता है कि अगले 10 सालों में जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर का कोई फ्यूचर नहीं है। इसलिए सऊदी अरेबिया भी अपनी
इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहा है फ्रॉम ऑयल एंड गैस टू अदर सेक्टर्स। उसको भी पता है कि 10 साल ही वो अपना तेल बेच पाएगा, उसके बाद जो है दे विल नॉट एबल टू सेल देयर ऑयल एंड गैस एक्सेट्रा। ठीक है, समझ आई? तो कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या हुआ, एक सनराइज सेक्टर हुआ, दैट इज व्हाट बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दीज रिपोर्ट्स। तो उसके बाद कॉग्निटिव कंप्यूटिंग होता क्या है, इसमें क्या है कि कंप्यूटर्स को, कॉग्निटिव मतलब सोचना, है ना, तो अभी तक क्या है ना, जितनी भी हमने मशीनरी डेवलप की है वो सारी हमने डम मशीन्स प्रोड्यूस की हैं। डम मींस दे डू नॉट हैव देयर ओन माइंड। ठीक है, उनको जैसा परफॉर्म करने के लिए बोलोगे वो वैसे ही परफॉर्म करेंगे, जितनी इंस्ट्रक्शन दोगे उतनी ही वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी ऑन कर पाएंगे, है ना। हम बुद्धू किसको बोलते हैं, जो अपना दिमाग नहीं लगा पाता, जिसको जितना बोला जाए उतना ही काम करता है बस, है ना। ठीक है, आपने किसी को बोला कि जाओ जो है किचन से जो है चीनी का डब्बा उठा लो, वो चीनी का डब्बा उठा के ले आएगा बस, लेकिन वहां पे नहीं देखेगा कि वहां पे कोई गैस ऑन है तो उसको बंद कर दूं, नहीं, वो उतना दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि वो क्या है, बुद्धू है, डम्ब है। तो जितनी भी हमने अब तक मशीन बनाई है सब बनाई है हमने डम बनाई है। जैसे अब एसी है, ये क्या है, ये डम मशीन है, इसको ऑन कर दो, इसको पता नहीं है कि बाहर सर्दी है, अभी ऑन नहीं होना, ठीक है। या आप क्लास छोड़ के चले गए फिर भी ये चलती रहेगी जब तक इसको कोई बंद ना करे। इसको इतनी अकल नहीं है कि क्लास अब एम्प्टी हो चुकी है मैं बंद हो जाऊं, या इसको इतनी अकल नहीं है कि सुबह 8 बजे क्लास होने वाली है पहले चल जाऊं, रूम को ठंडा कर दूं, स्टूडेंट्स आने वाले हैं एंड सो ऑन। तो एसी का कोई अपना दिमाग है नहीं। इवन जो कंप्यूटर्स हैं उनका भी अभी तक खुद का दिमाग है नहीं। आप फेसबुक ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हो, फेसबुक ट्विटर थोड़ा ना चेक करती है कि जो आप पोस्ट कर रहे हो वो मॉरली करेक्ट है कि नहीं है, उससे सोसाइटल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस क्या होंगे। वो क्या है, डम मशीन्स है, कुछ भी पोस्ट करते रहो उस पे, है ना। तो इसलिए अब कंप्यूटर्स को भी जो है इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि वो ह्यूमन माइंड को मिमिक करे, ह्यूमन माइंड को इमिटेट करे, कॉपी करे। जैसे ह्यूमन सोचते हैं वैसे ही वो सोचे, वैसे ही वो एक्शन ले, वैसे ही वो डिसीजंस ले। तो वो किस में आता है, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग में। किस में आता है वो, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। ये ह्यूमन माइंड की तरह सोचने लग जाए, समझने लग जाए, एक्शन लेना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो उसके अभी जो एग्जांपल ले सकते हो, मतलब जो प्रिमिटिव स्टेज में, अभी इनिशियल स्टेज में है कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, उसके एग्जांपल ले सकते हो एप्पल सीरी या गूगल असिस्टेंट या आप माइक्रोसॉफ्ट कोर्टेना एक्सेट्रा, जो ह्यूमंस की तरह बोलते हैं, ह्यूमंस की तरह जवाब देते हैं, है ना, ह्यूमंस की तरह एक्शन लेते हैं, ह्यूमंस की तरह डिसीजन लेते हैं, या अमेज़न अलेक्सा एक्सेट्रा। तो ये एप्लीकेशन है किसकी, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग की। समझ आ रही है आपको यहां तक? तो दे विल एबल टू लर्न एट स्केल, रीजन विद पर्पस, ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमंस नेचुरली। जैसे कि आप एक इंसान से इंटरेक्ट कर रहे हो वैसे ही आपको जो है फीलिंग आएगी कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते वक्त। ठीक है, तो इसी कॉग्निटिव कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज को आप रोबोट्स में डालोगे, देन रोबोट्स विल एबल टू कम्युनिकेट जस्ट लाइक ह्यूमंस कम्युनिकेट विद यू। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्यूटिंग साइंस और कॉग्निटिव साइंस यानी साइकोलॉजिकल साइंस को मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है ह्यूमन ब्रेन को पहले समझा जाता है कि वो कैसे वर्क करता है, फिर उसी सिमिलर पैटर्न में जो है कंप्यूटिंग मशीन्स डेवलप की जा रही है, ताकि कंप्यूटिंग मशीन्स की सेम कैपेबिलिटीज हो जैसी एक ह्यूमन ब्रेन की होती है। ठीक है, तो ये थर्ड एरा ऑफ कंप्यूटिंग है, और इसमें सेल्फ टीचिंग एल्गोरिदम्स होंगे। एक तो होते हैं प्री फीड एल्गोरिदम्स, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वगैरह बनाते हैं, जिसके थ्रू जो है आपकी कंप्यूटिंग मशीन वर्क करती है। लेकिन एक मशीन जो है सेल्फ लर्न भी कर रही है, सेल्फ लर्न भी कर रही है। जैसे मान लीजिए एप्पल सीरी या अमेज़न अलेक्सा एक्सेट्रा, अब डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, और आपने जो एल्गोरिदम उसमें डाला वो एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन का डाला था, है ना। मान लीजिए प्लम्बर है, ठीक है, अब ब्रिटेन में जो है बी साइलेंट होता है, इंडिया में नहीं होता,
ठीक है, और प्लम्बर बोलेंगे वो। अब आपने जो है एल्गोरिदम इस तरीके से डाला कि एलेक्सा जो है प्लम्बर वर्ड समझेगी, लेकिन इंडिया में बोल रहे हैं प्लम्बर, वो समझ ही नहीं पा रही क्या बोल रहे हो आप। लेकिन अगर उसमें सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स होंगे तो वो समझ जाएगी कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, प्लम्बर। प्लम्बर बोलना चाह रहे हो थ्रू वर्ड प्लम्बर। ठीक है, तो सेल्फ एल्गोरिदम्स में जो है बेसिकली मशीन जो है खुद सीखती है। ठीक है, सेल्फ लर्निंग एल्गोरिदम्स में तो उसमें डाटा माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। जितना ज्यादा आप डाटा फीड करोगे उतना ज्यादा वो सीखेगी। ठीक है, विजुअल रिकॉग्निशन की इमेजेस को वो प्रोसेस करना सीख जाए कि आप जो है मान लीजिए एक कैट की इमेज दे रहे हो तो कंप्यूटर समझ जाए कि ये कैट है। ठीक है, या चेयर की इमेज दे रहे हो तो समझ जाए चेयर है। सो दे शुड नो व्हाट दिस ऑब्जेक्ट इज बाय सीइंग द इमेज। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कि जैसे आप नेचुरली बोलते हो उसी को जो है वो प्रोसेस करे, लाइक कि प्रोनाउंसिएशन या पॉजेस कब देने हैं, या किस वर्ड पे ज्यादा एम्फेसिस देना है, किस वर्ड पे जो है वॉल्यूम इंक्रीज करनी है, एक्सेट्रा। अदरवाइज जब ये बोलते हैं अलेक्सा वगैरह तो रोबोटिक लगता है, रोबोटिक सी कन्वर्सेशन आ रही है ना। आजकल एआई एंकर्स भी आ गए हैं। उसमें क्या है कि आप उनको प्री फीड जो है डाटा दे दो, उसको पढ़ लेंगे वो। पर जब वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रोबोट ही पढ़ रहा है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग की फीलिंग नहीं आती है ना। लेकिन अगर उनमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी डालोगे सो दे विल एबल टू स्पीक जस्ट लाइक ह्यूमंस। कि कुछ पॉजेस देंगे, कहीं अटकेंगे भी। ठीक है, कहीं पर जो है किसी वर्ड पर एम्फेसिस देंगे, कहीं पे लाउडनेस बढ़ाएंगे, कहीं पे लाउडनेस कम करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद जो है कंप्यूटर हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पाएगा, सजेशंस दे पाएगा, रिकमेंडेशंस दे पाएगा बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन इट हैज। उसको प्रोसेस करते हुए आपको डिसीजन दे पाएगा। ठीक है, समझ आई। तो वो जैसे ह्यूमन सोचते हैं उसी को जो है स्टिमुलेट करने या उसी को सिमुलेट या उसी को एमुलेट या उसी को आप कह लीजिए इमिटिएट करने की कोशिश करेगा। समझे, क्लियर है। तो ये कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है। ठीक, तो अभी थोड़ा बहुत इसको Alexa, सीरी, गूगल असिस्टेंट, कोर्टेना में इस्तेमाल किया जा रहा है। कल को ये और डेवलप होती है तो दिस असिस्टेंट्स विल रियली बिकम पावरफुल। ठीक है, समझ आई। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, सीधा कॉन्सेप्ट पे ही आएगा, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग क्या होती है, क्या इसमें प्रोसेसेस फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, और क्या इसकी जो है इंप्लीकेशंस होने वाली हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज थेलियम। तो हुआ क्या कि एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने जो है थेलियम का इस्तेमाल किया टू किल हर हस्बैंड एंड इन लॉज। ठीक है, तो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थी, शी नोज अबाउट थेलियम बीइंग अ पॉइजनस सब्सटेंस, तो अपनी एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए अपने पति को और अपने इन लॉज को मार दिया। क्यों मारा, क्योंकि उसके फादर ने सुसाइड कर ली थी। क्यों कर ली थी, बिकॉज हर फादर वाज डिस्टर्ब्ड बाय हर फेल्ड मैरिज। ठीक है, जो लड़की के फादर थे वो काफी डिस्टर्ब्ड रह रहे थे बिकॉज ऑफ हर फेल्ड मैरिज। ठीक है, कि उसको जो उसका पति सता रहा होगा या उनके इन लॉ सता रहे होंगे, जिसकी वजह से वो परेशान थी, वो परेशानी अपने पेरेंट को बता रही होगी, उसकी वजह से उसके पेरेंट्स परेशान थे, उसके पेरेंट ने जो है बेसिकली उसके फादर ने जो है सुसाइड कर ली। तो उसी सुसाइड का बदला लेने के लिए उसने जो है अपने हस्बैंड को और अपने इन लॉज को मार दिया। ठीक है, दैट वाज द न्यूज। तो उन्होंने थेलियम का इस्तेमाल किया था। लेट्स रीड थेलियम। ठीक है, तो थेलियम एक केमिकल एलिमेंट है। सिंबल क्या है, Ti। एटॉमिक नंबर क्या है, 81। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स इन द एटम अमाउंट में पाया जाता है और हाईली टॉक्सिक है। हाईली टॉक्सिक है, पॉइजनस, पॉइजन भी इसको बोला जाता है क्योंकि ये टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, और इसकी स्मॉल अमाउंट ही काफी है टू किल द पर्सन। सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल होता है ये, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है और ह्यूमंस के लिए काफी ज्यादा जो है टॉक्सिक होता है। इसकी स्मॉल अमाउंट अगर आपने कंज्यूम कर ली तो यू कुड बी डाइड। तो इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे, पेट वगैरह खराब होना स्टार्ट हो जाएगा,
देन रैपिड हेयर लॉस आल्सो इट कॉज, उसके बाद डेथ। पहले इसको रोडेंटिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता था, मतलब कि रैट्स को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, बट यूएस ने इसको बैन कर दिया, क्योंकि इसको रोडेंटिसाइड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे, तो लोग इसको जो है फिर पॉइजन के तौर पे भी इस्तेमाल करने लगे, तो पीपल वर डूइंग सुसाइड थ्रू थोरियम, या पीपल वर स्टार्टिंग यूजिंग थोरियम टू किल अदर पर्सन, होमिसाइड करने लगे। ठीक है, या कई बार एक्सीडेंटल डेथ्स भी हो रही थी कि गलती से थोरियम को कंज्यूम कर लिया, जिसकी वजह से डेथ हो गई, तो इसलिए यूएस ने जो है थोरियम को क्या किया हुआ है, बैन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन फिर भी, सॉरी थोरियम नहीं है, थेलियम, थेलियम, फिर भी थेलियम की कई सारी एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल थर्मोमीटर्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सुपर कंडक्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मेडिकल इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इट शुड बी हाईली रेगुलेटेड बिकॉज इट्स अ पॉइजनस सब्सटेंस। उसके बाद है यूक्लिड मिशन फॉर डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, तो ये भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोग्राम है, याद रखना आपको, और इसमें बेसिकली जो है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को स्टडी करने के लिए ये जो है इन्होंने मिशन लॉन्च किया था। तो उन्होंने जो है, इस मिशन ने जो है 5 इमेजेस भेजी हैं, एक्सपेंसिव गैलेक्सी क्लस्टर्स। गैलेक्सी क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स किसी गैलेक्सी में होते हैं। ठीक है, और गैलेक्सी क्लस्टर मतलब ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, तो वो एक्सपेंड कर रही है, उसकी इमेजेस भेजी। डिटेल शॉट्स ऑफ 2 नियर बाय गैलेक्सीज। नेबुला, नेबुला क्या होता है, हाँ, नेबुला होता है डस्ट और गैस का कलेक्शन, ठीक है, इन द यूनिवर्स। ठीक है, डस्ट और गैस का। और उसके बाद जो है ग्लोबुलर क्लस्टर, ये क्या होता है, ग्लोबुलर क्लस्टर, कनेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टार्स। ग्लोबुलर समथिंग राउंड, समथिंग स्फेरिकल, तो ये स्टार्स जो है कनेक्टेड है या क्लस्टर्ड है या ग्रुप्ड है इन इन स्फेरिकल और सर्कुलर मैनर। ठीक है, तो एक बीच में कुछ सेंटर है, उसके अराउंड जो है वो स्टार्स घूम रहे हैं इन अ ग्लोबुलर मैनर और इन अ सर्कुलर मैनर या स्फेरिकल मैनर, व्हाटएवर वर्ड यू कैन यूज। ठीक है, समझे ग्लोबुलर क्लस्टर का मतलब क्या हुआ। तो ईएसए का यूक्लिड मिशन है, ये बेसिकली एक स्पेस टेलीस्कोप है, स्पेस में आपने एक टेलीस्कोप प्लेस कर दिया, वहां से वो इमेजेस लेता है, इमेजेस को यूरोपियन स्पेस एजेंसी को भेजते हैं। ठीक है, तो इसमें डार्क यूनिवर्स को बेसिकली जो है इसको स्टडी करना है। और डार्क यूनिवर्स क्या है, देखो 95% जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है, डार्क है, उसके बारे में हमें पता ही नहीं। ठीक है, 68% जो है डार्क एनर्जी है और 27% क्या है, डार्क मैटर। बाकी 5% यूनिवर्स ही हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, और डार्क मैटर की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर डार्क एनर्जी की फोर्स ग्रेटर है देन डार्क मैटर तो यूनिवर्स एक्सपेंड होगा, अगर डार्क एनर्जी की फोर्स लेसर है देन डार्क मैटर तो यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यूक्लिड जो है वही डार्क यूनिवर्स की इमेजेस लेने की कोशिश करेगा, उससे हमें पता लगेगा कि क्या यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है, कैसे फॉर्म हुआ, ग्रेविटी का क्या रोल है, और डार्क एनर्जी डार्क मैटर का क्या नेचर है। डार्क एनर्जी डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं पता हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कोई भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को एमिट करोगे तो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को वो एस्केप नहीं कर पाते, उसी में ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, या रिफ्लेक्ट बैक भी नहीं हो पाते एक्सेट्रा, इवन लाइट भी जो है ऑब्जॉर्व कर लेती है। तो इसलिए हमें डार्क एनर्जी डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं पता इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो उसी को जो है जानने के लिए इन्होंने ये मिशन लॉन्च की है। तो इसको लॉन्च व्हीकल क्या था, स्पेस एक्स। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, एलन मस्क की। फैल्कन 9 के लॉन्च व्हीकल से इसको जो है यूनिवर्स में प्लेस किया गया था, और उसके बाद डेस्टिनेशन इसकी क्या है, लैग्रेंज पॉइंट 2। लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं आपके अराउंड जहां से मतलब उसको सन को ऑब्जर्व किया जाता है। फिर उसकी खासियत क्या है इन पॉइंट्स की, दो स्टेबल क्यों रहते हैं, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन आगे कैसे हो जाता है बैलेंस, आप बताओ, सही जा रहे हो, सही डायरेक्शन में हो।
कि जैसे लैंग्वेज पॉइंट वैसे हम सन और अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं, ठीक है। सपोज ये सन है और ये अर्थ है, ठीक है। वैसे किसी भी टू कैलेस्टियल बॉडीज के बीच में ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं, बट हम स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, सन और अर्थ की, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इक्वल है ऑन दी गिवन बॉडी एट दैट प्लेस, एट दैट पॉइंट, एट दैट पोजीशन, ठीक है। जिसकी वजह से वो बॉडी जो है उसी पोजीशन पे रहती है, उसी पॉइंट पे रहती है, उसी प्लेस पे रहती है, वो मूव नहीं करती। इसलिए कि आपको कोई यहां से खींच रहा हो और दूसरा बंदा वहां से खींच रहा हो, दोनों की ग्रेविटेशनल पुल जो है बराबर हो, तो क्या आप मूव करोगे? नहीं। अगर सन की मान लीजिए ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा तो आप सन की तरफ मूव करोगे, अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा तो आप अर्थ की तरफ मूव करोगे। लेकिन अगर दोनों की ग्रेविटेशनल पुल बराबर है तो आप वही स्टैटिक पोजीशन पे रहोगे, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉइंट पे जो है बेसिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल और सन की ग्रेविटेशनल पुल क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, इक्वल हो जाती है। इसलिए जो वहां पे अगर आप कोई स्पेसक्राफ्ट प्लेस करते हो तो वो उसी पोजीशन में उसी पॉइंट पे रहेगा, उसी प्लेस पे रहेगा, ठीक है, समझ आई? तो फिर ग्रेविटेशनल पुल बराबर है तो आपको फ्यूल कंजप्शन काफी लो आएगी, हाई आएगी? लो आएगी, क्योंकि आपको उस पोजीशन पे स्पेसक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फ्यूल बर्न करने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ और सन ही उस पोजीशन पे उस स्पेसक्राफ्ट को मेंटेन रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे 5 लैंग्वेज पॉइंट है। पहला जो है अर्थ और सन के बीच में, लैंग्वेज पॉइंट 1। लैंग्वेज पॉइंट 2 जो है अर्थ अर्थ के पीछे है। लैंग्वेज पॉइंट 3 जो है सन के पीछे है, ठीक है। और एक ऊपर है लैंग्वेज पॉइंट 4, एक नीचे है लैंग्वेज पॉइंट 5, ठीक है। सो दीज आर दी लैंग्वेज पॉइंट्स जहां पे ग्रेविटेशनल पुल सन और अर्थ का क्या है, बराबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, समझ आई? हमने आदित्य मिशन लॉन्च किया है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, आदित्य L1, तो उसका मतलब क्या है, लैंग्वेज पॉइंट 1। तो किस पोजीशन पे हमने आदित्य मिशन को प्लेस किया है, L1 पे, ताकि सन को वो कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व कर सके। आई समझ? ठीक है, क्योंकि L3 सन के पीछे है तो यहां तक स्पेसक्राफ्ट को पहुंचाना ही काफी मुश्किल है, और फिर सन की जो है फ्रंट से जो है बेसिकली इमेजरी नहीं आएगी, ठीक है। ये अर्थ के पीछे है तो सन को आप कैसे ऑब्जर्व कर पाओगे? L3 और L4 स्टेबल नहीं है इतने पॉइंट्स, तो इसलिए हमने इसको कहां पे लॉन्च किया, L1 पे, ताकि कॉन्स्टेंटली जो है आदित्य मिशन सन की इमेजरी ले सके, ताकि हम सन की समझ आई? तो इन्होंने कहां पे डाला, लैंग्वेज पॉइंट 2 पे, क्योंकि इसका पर्पस जो है सन को ऑब्जर्व करना नहीं है। इसका पर्पस क्या है, डार्क एनर्जी, डार्क यूनिवर्स को डिटेक्ट करना, उसके बारे में पता लगाना, एक्सेट्रा, ठीक है, समझाई? सो इट इज बीन लॉन्च्ड इन लैंग्वेज पॉइंट 2। तो वही अगेन मैं आपको बता रहा था कि चलो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि यूक्लिड मिशन क्या है, किसने लॉन्च की है, ठीक है, और इसका मेन पर्पस क्या है, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को डिटेक्ट करना, फाइंड आउट करना, उसके बारे में जानना, एक्सेट्रा, ठीक है। और डिफिकल्ट बनाने पे आई तो ये पूछेगी कि कौन से पॉइंट पे इसको प्लेस किया गया, ठीक है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि लैंग्वेज पॉइंट क्या होते हैं, क्योंकि इस साल आदित्य मिशन को लॉन्च किया गया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंग्वेज पॉइंट के बारे में पूछ ले क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरियस फाइंडिंग्स बाय यूक्लिड मिशन, तो उसने जो है बेसिकली एक पेस्ट्रियस क्लस्टर की फोटोज भेजी जिसमें 1000 से ज्यादा गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और हमसे वो लगभग 10 बिलियन लाइट ईयर्स अवे है। उसके बाद जो उसने IC352 एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि स्पाइरल शेप में है, ठीक है, उसकी जो है फोटोज भेजी जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से काफी सिमिलर है। फिर उसने एक ड्वार्फ गैलेक्सी है इरेगुलर NGC 6822, उसकी जो है फोटोज भेजी, काफी स्मॉल गैलेक्सी है ये, ठीक है। यही गैलेक्सी जो है बाद में बड़ी होकर लार्ज गैलेक्सी बन जाती है जब और स्टार्स उसमें जो है ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है।
और एक ग्लोबुलर क्लस्टर की फोटोज भेजी एक्सेट्रा। और उसमें जो है एक हॉर्स हेड नेबुला की भी फोटो भेजी। हॉर्स हेड वही जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो नेबुला वही डस्ट और दिस गैस के जो क्लाउड्स हैं वो हॉर्स के सर जैसे शेप की है। ठीक है, तो उसकी फोटो भेजी जो कि जुपिटर मार्स के बीच में है। ठीक, तो ये सब तो याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली वो डिफरेंट गैलेक्सीज की फोटो भेज रहा है, वहां से हम डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के बारे में पता लगने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मेन डाटा जो आपको याद रखना वो यही है कि यूक्लिड मिशन किसने लॉन्च किया, किस पर्पस के लिए लॉन्च किया है, कौन सी पोजीशन पे इसको प्लेस किया गया। ठीक है, क्लियर? चलिए, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, सो फार सो क्लियर टू एवरीवन? हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ग्रेविटेशनल बैलेंस होता है। तो देखो दो फोर्सेस होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपीटल। सेंट्रीपीटल पीटल में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट आपको अपनी तरफ खींच रहा है। सेंट्रीफ्यूगल में क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है आपको अपने से दूर आपको धकेल रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो नेक्स्ट इज गामा रे बस्ट। तो हुआ क्या कि अर्थ के आयनोस्फीयर में कुछ डिस्टर्बेंस दिखी गई बिकॉज ऑफ इंटेंस गामा रे बस्ट फ्रॉम अ डिस्टेंट एक्सप्लोडिंग स्टार। तो होता क्या है गामा रे बस्ट, ये बेसिकली यूनिवर्स से या स्पेस से जो है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, इंटेंस और काफी शॉर्ट पीरियड में जो है गामा रेस जो है एमिट होती हैं, फिर वो अर्थ तक पहुंचती हैं तो हमारे वो बेसिकली आयनोस्फेयर को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये गामा रे बस्ट क्यों होती है? बिकॉज कोई मैसिव स्टार जो है क्लैप्स हुआ है। ठीक है, तो वो जब क्लैप्स होते हैं तो सुपरनोवा बन जाता है। सुपरनोवा क्या होता है, या न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? हाँ, सुपरनोवा तो डेड स्टार हो गया एक तरह से। ठीक है, और न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है कि जो उस डेड स्टार का कोर है वो अभी भी जो है काइंड ऑफ जिंदा है, उसके अंदर जो है काफी सारा मेटल है या मैटर है, आयरन निकल वगैरह एक्सेट्रा, और वो जो है काफी सारी रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। आयरन निकल का कोर है वो। ठीक है, तो फिर उसका जो है काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो जो वो रेडिएशन एमिट कर रहा है उसके अराउंड भी जो है, रेडिएशन के अराउंड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से काफी सारी आसपास के पार्टिकल्स को वो अट्रैक्ट करता है। तो कई बार जो है इस तरीके से लगता है जैसे कि एक बीम ऑफ लाइट जो है वो मिट कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूट्रॉन स्टार क्या है, डेड स्टार जिसका कोर जो है अभी भी काइंड ऑफ अलाइव है, एक्टिव है, और वो जो है आयरन निकल एक्सेट्रा का बना हुआ है, जिसकी वजह से जो है काफी रेडिएशन एमिट कर रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं वही बेसिकली क्या करते हैं, गामा रेज को एमिट करते हैं। या ब्लैक होल्स जो होते हैं वो गामा रेज को एमिट करते हैं। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ब्लैक होल्स मतलब कि यूनिवर्स में ही होते हैं, वहां पे भी जो है क्या होता है कि लाइट वगैरह एस्केप नहीं कर पाती। उसके बारे में भी हमें नहीं पता कि अंदर क्या है, क्योंकि उसका इतना स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल होता है कि वहां पे कुछ भी जाए, रेडिएशन जाए, मैटर जाए एक्सेट्रा, उसको वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। काइंड ऑफ यूनिवर्स का दलदल है कि वहां पे कुछ भी गया वो उसी में शामिल हो जाएगा, वापिस वहां से कुछ निकल नहीं पाएगा। दैट इज व्हाट ब्लैक होल इज। ठीक है, तो जब मैसिव स्टार क्लैप्स होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, ब्लैक होल होते हैं, वही जो है गामा रेस आउटबर्स्ट करते हैं। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन की भी हो सकती है, ठीक है, और या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन की भी हो सकती है। कि कॉम्पैक्ट स्टार जो है अगर मर्ज हो रहे हैं तब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए गामा रेस आउटबर्स्ट होता है, लेकिन अगर मैसिव स्टार क्लैप्स हो रहे हैं या ब्लैक होल्स हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो है बेसिकली गामा रेस को एमिट करते हैं। ठीक है, तो इतनी एनर्जी निकलती है कि एक बार जो गैलेक्सी जो है वो चमक उठती है, लाइक बीम ऑफ लाइट जो है आपको गैलेक्सीज में देखने को मिलती है। ठीक है, तो डिस्टेंट गैलेक्सीज में जो है गामा रे आउटबर्स्ट देखी जाती है। अगर अर्थ तक जो है वो गामा रे रेडिएशन पहुंच रही है तो वो हमारे आइनोस्फेयर को जो है अफेक्ट करती है। आइनोस्फेयर कहां होती है? मतलब टॉप एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारी, ठीक है, वहां पे होती है। और वहां पे जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ जो है रेडिएशन रिएक्ट करते हैं,
उसकी वजह से जो है कई बार आपको स्काईज जो है ब्लू, ग्रीन, रेड, ऑरेंज एक्सेट्रा कलर के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, वो डिस्टर्ब हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशंस। ठीक है, और एक और थ्योरी है कि उसकी गामा रे आउटबर्स्ट की वजह से ओजोन डिप्लीशन भी हो रहा है। ठीक है, गामा रे आउटबर्स्ट की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, गामा रे आउटबर्स्ट क्या है, कैसे एमिट होती है। ठीक है, क्लैप्स ऑफ मैसिव स्टार या कॉम्पैक्टनेस ऑफ स्मॉल स्टार्स या ब्लैक होल्स में से एक्सेट्रा एमिट होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह से होता क्या है कि आयनोस्फीयर हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, सैटेलाइट्स या रेडियो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकता है, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है उसकी वजह से। तो यूपीएससी ऐसी स्टेटमेंट बनाएगी कि गामा रे आउटबर्स्ट से क्या हो सकता है, ओजोन डिप्लीशन हो सकता है। तो आप एग्जामिनेशन में सोचने में पड़ जाओगे कि ओजोन डिप्लीशन जो है गामा रे आउटबर्स्ट से होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए जो है ओजोन को जो है डिप्लीट कर सकती है। क्लियर है, समझ आई। और यहां से आपको इनडायरेक्टली भी लिंक करना होता है। मान लीजिए ओजोन डिप्लीशन में कोई क्वेश्चन आ जाए मेंस में, तो वहां पे कॉजेस पूछ ले आपसे, तो कॉजेस में आप गामा रे आउटबर्स्ट को मेंशन करो। ठीक है, तो आपका एक यूनिक सा पॉइंट हो जाएगा, बाकी और बच्चे नहीं लिखेंगे, तो आपको जो है फिर एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर, समझे। तो बस ये जो भी इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में, उसको प्रोसेस करना होता है, उसी से जो है आपको एक बेस्ट आंसर निकालना होता है। तो वो आपने निकाल दिया, ट्रस्ट मी यू विल गेट टॉप रैंक, सिंगल डिजिट रैंक। इतना कर लिया बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी है तब जाके आईएएस क्लियर होता है, नहीं, बस गिवन सोर्स ही पढ़ना होता है, उसको प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई। उसके बाद है फ्री मार्टिन्स। फ्री मार्टिन्स क्या है, ये क्या है कि फ्री मार्टिन्स जो है एनिमल हस्बेंड्री में उन कैटल्स को या उन एनिमल्स को बोलते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, दोनों के ट्रेड्स को शो करते हैं। ठीक है, तो जो दोनों सेक्सेस मेल फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फ्री मार्टिन्स। ठीक है, ये क्यों होते हैं, उसके पेट में जो है काउ बुफेलो एक्सेट्रा के पेट में जो है फीटस डेवलप हो रहा है, तो वो बेसिकली ट्विंस पैदा कर रही है, ट्विंस पैदा कर रही है, और वो ट्विंस जो है उसमें से एक लड़का है और एक लड़की, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, और उस जब वो फीटस डेवलप हो रहा होता है मेल का और फीमेल का, तो दोनों के बीच में क्या होते हैं कि ब्लड या अदर टिश्यूज जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड या अदर टिश्यूज क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो मेल हार्मोन्स हैं, खासकर जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है मेन, वो ट्रांसमिट हो जाते हैं टू दी फीमेल फीटस। मेल फीटस जो है, मेल हार्मोन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं टू दी फीमेल फीटस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा आल्सो कुड हैपन। लेकिन हम जो है कौन सी कैटल से ज्यादा कंसर्न होते हैं, मतलब हमारे लिए कौन सी कैटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेल या फीमेल, फीमेल। ठीक है, क्योंकि वही आगे रिप्रोडक्शन करेगी और वही जो है मिल्क एक्सेट्रा देगी। ठीक है, तो जो मेल हार्मोन्स है वो फीमेल फीटस में जो है ट्रांसमिट हो चुके हैं, इसलिए जो वो फीमेल बेबी पैदा होगी, है ना, तो वो मेल और फीमेल दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करेगी। आई समझ। तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम्स के सेल्स है वो मेल फीटस से फीमेल फीटस में ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फीमेल फीटस में डेवलप होने लग जाते हैं, और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जो वो फीमेल फीटस जो है फीमेल बेबी के तौर पे जो है जन्म लेगी, बाद में वो एक फीमेल कैटल भी बनेगी, अडल्ट बनेगी, उस वक्त वो स्टराइल होगी, मतलब कि वो जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, वो फर्दर जो है आगे कभी किसी फीमेल कैटल बेबी को जन्म नहीं दे पाएगी, मेल या फीमेल कैटल बेबी को जन्म नहीं दे पाएगी। ठीक है, तो ये फ्री मार्टिन्स क्या होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाए। तो इसीलिए फार्मर्स
जो है उनके बिहेवियर या फिजिकल ट्रेड से उनको जो है पहचानते हैं कि ये फ्री मार्टिन्स हैं, ठीक है। तो अपने जो हर्ड होता है उनका, जो भी मतलब अदर मान लीजिए उनके पास कैटल एक्सेट्रा, उनसे दूर रखते हैं, क्योंकि उनकी ब्रीडिंग होगी, है ना। तो वो मेक श्योर कर, फार्मर्स बेसिकली मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिवली एक्टिव उनकी कैटल है उन्हीं के बीच में ब्रीडिंग हो, ठीक है, ना कि एक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव और एक रिप्रोडक्टिवली स्टराइल कैटल के बीच में ब्रीडिंग हो। तो अगर स्टराइल के बीच में और एक्टिव के बीच में ब्रीडिंग होगी तो स्टराइल बच्चा तो पैदा कर नहीं सकती, तो इसलिए उसको अलग ही रखते हैं वो, ठीक है, ताकि बेस्ट जेनेटिक जो है कैटल बेबी जो है पैदा हो सके, ठीक है। तो जितनी भी ट्विंस पैदा होती हैं कैटल में 90% में आपको फ्री मार्टिन्स देखने को मिलती हैं। वहां पे जो फीमेल कैटल है वो स्टराइल ही पैदा होती है, ठीक है, समझे। तो उसके जो आपको आउटवर्ड जो है ऑर्गन्स जो है वो फीमेल वाले दिखेंगे, बट उसका जो बिहेवियर होता है वो मैस्कुलिन होता है, ठीक है। जैसे एक मेल कैटल जो है अपना बिहेवियर शो करता है, थोड़ा अग्रेसिव सा, थोड़ा एंगर उसमें, ठीक है, वही जो है अग्रेसिव या थोड़ा सा एंगर बिहेवियर जो है शो करती है फीमेल कैटल। तो उसके वो बिहेवियर ट्रेड से जो है फार्मर को पता लगता है कि ये फ्री मार्टिन है, मतलब कि स्टेराइल है। क्लियर है, समझ आई। तो फ्री मार्टिन समझ आया आपको। तो इसका सीधा बेसिकली क्वेश्चन पूछेगी यूपीएससी कि फ्री मार्टिन्स क्या होते हैं, ठीक। उसके बाद है नासाज डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो नासा जो है एक डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट कर रही है, और उस एक्सपेरिमेंट में जो है सक्सेसफुली डाटा को ट्रांसमिट किया गया बियॉन्ड मून बाय ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मोड बैक टू नासा रिसर्च सेंटर ऑन प्लेनेट अर्थ, ठीक है। तो ये क्या है कि जो नासा का ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट है वो नियर इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल कर रही है टू सेंड द डाटा फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट बैक टू इट्स हेले टेलीस्कोप इन सैन कैलिफोर्निया ऑन प्लेनेट अर्थ। कि वहां पे उसने डीप स्पेस में कोई स्पेसक्राफ्ट जो है लॉन्च किया हुआ है, और वो नियर इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल कर रही है टू सेंड द डाटा बैक टू अर्थ, बैक टू द रिसर्च सेंटर ऑफ नासा, ठीक है। तो इसको जो है उन्होंने साइकी स्पेसक्राफ्ट पे जो है बेसिकली लगाया डीप स्पेस कम्युनिकेशन सिस्टम को, जिसमें नियर इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कौन से स्पेसक्राफ्ट पे लगाया? साइकी स्पेसक्राफ्ट। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है कि ये हाई बैंडविड्थ टेस्ट डाटा आपको भेज सकती है, मतलब कि काफी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, हाई रेजोल्यूशन वीडियोस या लार्ज साइज वीडियोस एक्सेट्रा आपको भेज सकती है, और काफी लॉन्ग डिस्टेंस को जो है ये इंफ्रारेड लेजर जो है ट्रेवल कर सकती है। काफी लॉन्ग डिस्टेंस को नियर इंफ्रारेड लेजर जो है ट्रेवल कर सकती है। तो कल को मान लीजिए आप कोई स्पेसक्राफ्ट डीप इन स्पेस भेज देते हो, प्लूटो से भी आगे भेज देते हो, तो उसने कुछ कलेक्ट किया, कुछ इमेजेस वीडियो एक्सेट्रा जो है उसने बनाई, तो उसको बैक टू अर्थ भेजना है। तो अभी हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो वेव्स जो है इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकती। रेडियो वेव्स जो है इतना लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी जो है कैरी ऑन नहीं कर सकती। तो उसको आप जो है कैसे भेजोगे? थ्रू नियर इंफ्रारेड लेजर टेक्नोलॉजी। नियर इंफ्रारेड लेजर रेज से जो है आप उस डाटा को बैक टू अर्थ भेजोगे। दैट इज व्हाई नासा इज एक्सपेरिमेंटिंग कि क्या हम नियर इंफ्रारेड लेजर रेज का इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रांसमिट द डाटा। उसका फायदा क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा भेज सकते हो, ठीक है, दैट टू ऑन लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, समझे। तो इसमें डाटा ट्रांसमिशन रेट जो है 10 से 100 टाइम्स ग्रेटर है, मतलब उसकी स्पीड भी जो है 10 से 100 टाइम्स ग्रेटर है, और इसमें नॉइस भी कम है, मतलब कि डाटा जो है डाटा इंटरप्शन कम है, डाटा इंटरफेरेंस कम है।
तो डाटा जो आपको मिल रहा है वो ऑथेंटिक मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको क्लटर्ड डाटा मिल रहा है या डाटा में जो है कोई इंटरफेरेंस आई जिसकी वजह से डाटा जो है मैनिपुलेट हो चुका है, कंटेमिनेट हो चुका है, मतलब कि क्लियर डाटा आपको नहीं मिल पाया। ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको क्लियर डाटा मिलेगा, ठीक है, 10 से 100 टाइम्स ग्रेटर स्पीड में मिलेगा और ग्रेटर डिस्टेंस जो है ये डाटा कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब किसका इस्तेमाल किया जाएगा? नियर इंफ्रारेड लेजर का, मतलब कि ऑप्टिकल रेज का जो है इस्तेमाल किया जाएगा, लाइट बेस्ड रेज का इस्तेमाल किया जाएगा। पहले किसका इस्तेमाल किया जा रहा था? रेडियो वेव्स का, ठीक है। तो आप डाटा ग्रेटर अमाउंट में रिसीव करोगे, हाई स्पीड पे जो है आप रिसीव करोगे, हाई क्वालिटी का डाटा रिसीव करोगे और डाटा जो है लॉन्ग डिस्टेंस भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है, समझ आई? ये साइकी मिशन है, इसी पे जो है ये डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को जो है नासा टेस्ट कर रही है। तो ये जो साइकी कि मार्स जुपिटर के बीच में है और उस एस्ट्रॉइड की जो है इमेजेस वगैरह लेगा, उस इमेजेस को जो है बैक टू दी नासा रिसर्च सेंटर में भेजेगा, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करके? नियर इंफ्रारेड लेजर। तो क्वेश्चन बस इतना ही बनेगा, साइकी मिशन क्या है या नियर इंफ्रारेड लेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले क्या किया जाता है? रेडियो वेव्स का, और नियर इंफ्रारेड लेजर कम्युनिकेशन का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो रेडियो कम्युनिकेशन से कैसे बेटर है। आई समझ? तो इसको और सिंप्लीफाइड वे में समझना है, जैसे आप 4G 5G इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू ट्रांसमिट डाटा, ठीक है। अगर आप वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें ऑप्टिकल रेस का इस्तेमाल किया जा रहा है टू सेंड दी डाटा। तो किसमें डाटा कंसिस्टेंट आता है? हाई स्पीड में आता है, लॉन्ग डिस्टेंस कैरी ऑन कर सकता है विदाउट एनी डाटा इंटरप्शन और विदाउट एनी डाटा इंटरफेरेंस एक्सेट्रा, ऑप्टिकल फाइबर्स में। तो बस वही सिमिलर टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल की जा रही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या होता है? लाइट का इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रांसमिट दी डाटा, और जो आप टेलीकॉम इंटरनेट यूज कर रहे हो उसमें रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू ट्रांसमिट दी डाटा। आई समझ? क्लियर है? उसके बाद हैं जूस मिशन, जे फॉर जुपिटर, जे फॉर जूस, ठीक है, इस तरीके से याद रहेगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है अगेन ये मिशन। तो इसमें जो जुपिटर के आईसी मून है उसको जो है बेसिकली इसमें स्टडी किया जाएगा, ठीक है। तो जेयू जुपिटर, आईसी आइस, ठीक है। तो वहां से याद रहेगा, उसने बेसिकली डबल ग्रेविटी असिस्ट का इस्तेमाल करते हुए जो है वो जुपिटर के जो टारगेटेड मून्स हैं उसकी तरफ प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया। एक तो ये समझेंगे डबल ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है, उसके बाद ये जूस मिशन क्या है। तो जूस मिशन को लॉन्च व्हीकल को कौन सा इस्तेमाल किया गया? एरियन 5। वैसे तो ऐसे नहीं पूछेगी यूपीएससी कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज हुआ है, अगर पूछती है तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा टू आंसर, लेकिन ये इस तरीके से जरूर पूछ सकती है कि एरियन 5 किस कंट्री का लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। मैच दी फॉलोइंग बना देगी, एरियन 5 सपोज, आगे नासा लिख देगी, ठीक है। फैल्कॉन 9 आगे सपोज प्राइवेट स्पेस एजेंसी ऑफ यूएस लिख देगी, फिर आगे लिख देगी जीएसएलवी, ठीक है, इसरो लिख देगी, पूछेगी आपसे कितने पेयर करेक्टली मैच्ड हुए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एरियन 5 जो लॉन्च व्हीकल है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। तो इसलिए ये नाम याद रखने और किस स्पेस एजेंसी का कौन सा स्पेसक्राफ्ट या लॉन्च व्हीकल है या मिशन है वो सब याद रखने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो है जो जुपिटर के मून्स हैं गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा, उनके सर्फेसिस को ये स्टडी करेगी। ये सारे जो है आइसी मून है, मतलब आइस जो है उस पर जमी हुई है, ठीक है। और वहां पर जो है कोई बायोलॉजिकल मटेरियल या ऑर्गेनिक मटेरियल मिलता है एक्सेट्रा, उसको जो है डिटेक्ट और उसके बारे में जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, ताकि जो एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो इसको स्टडी कर सकें और पता लगा सकें कि कैसे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल जो है इन गैस जाइंट प्लैनेट्स पे जो है डेवलप हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं गैनीमेड जो है लार्जेस्ट मून है सोलर सिस्टम में, ये याद रख लेना, फैक्ट है। और डबल ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है? डबल ग्रेविटी असिस्ट क्या होता है कि पहले तो आप ग्रेविटी असिस्ट समझो कि मान लीजिए आपको जो है स्पेसक्राफ्ट को कुछ एक्स्ट्रा बूस्ट देना है, एक्स्ट्रा स्पीड का बूस्ट देना है। एक तो ये कि वो अपना फ्यूल कंज्यूम करे, है ना, और अपनी स्पीड को टर्बो बूस्ट दे काइंड ऑफ, है ना। लेकिन फ्यूल की जो हमेशा शॉर्टेज रहती है स्पेसक्राफ्ट को,
तो इसलिए वो क्या कर सकता है, किसी कैलेस्ट्रियल बॉडी के ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल कर सकता है, जिससे जो है वो अपनी स्पीड को कुछ एक्स्ट्रा जो है पुश दे सकता है, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन दे सकता है। ठीक है, इट्स लाइक जैसे कि आप कुछ चढ़ाई चढ़ रहे हो, किसी ने आपको हाथ दे दिया, उसने आपको पुल किया, है ना, तो आप जो है वो चढ़ाई चढ़ने में जो है आपको थोड़ी असिस्टेंस मिल जाती है, थोड़ी सपोर्ट मिल जाता है ना। तो इसी तरीके से किसी कैलेस्ट्रियल बॉडी का ग्रेविटेशनल पुल आया, जिसकी वजह से जो है मान लीजिए एक ऑर्बिट से जो है दूसरी ऑर्बिट की तरफ जो है स्पेसक्राफ्ट को जाना था, ठीक है, तो वो इजी हो गया उसके लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल असिस्ट। जैसे कि मान लीजिए कि ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो अभी स्पेसक्राफ्ट इस ऑर्बिट में था, तो इसको इस ऑर्बिट में जंप करना है, तो उसके लिए थोड़ी सी इसको एक्स्ट्रा स्पीड का जो है बूस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए जो इसको एक्स्ट्रा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि यहाँ पे कोई लार्ज कैलेस्ट्रियल बॉडी घूम रही है, उसके ग्रेविटेशनल पुल का इस्तेमाल कर ले और इस ऑर्बिट को छोड़ के इस ऑर्बिट में आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी असिस्ट, कि आपने काइंड ऑफ हाथ दिया, उसको जो है अपनी ग्रेविटी पुल के थ्रू जो है अपनी ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। ठीक है, डबल ग्रेविटी असिस्ट होगा कि मान लीजिए अब इस ऑर्बिट में जाना है उसको, तो अगेन जो है यहाँ पे कोई कैलेस्ट्रियल बॉडी जो है रिवॉल्व कर रही है, उसके ग्रेविटी का अपने इस्तेमाल करके अपने आप को नेक्स्ट ऑर्बिट में प्लेस कर लिया, स्टेशन कर लिया। सो दैट इज बेसिकली डबल ग्रेविटी असिस्ट। समझाइए आपको ग्रेविटी असिस्ट क्या है? बेसिक ग्रेविटी कैलेस्ट्रियल बॉडीज का ग्रेविटेशन पुल का इस्तेमाल करना, ताकि आप अपनी ट्रेजेक्ट्री, स्पीड, एक्सेट्रा को चेंज कर सको। ऑब्वियसली आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका जो ट्रेजेक्ट्री, आपकी ट्रेजेक्ट्री मतलब जो आपकी जर्नी का रूट है, ठीक है, उसको आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। ठीक, समझ आई? उसके बाद हैं चाइनीज नियर स्पेस कमांड। चाइनीज नियर स्पेस कमांड, इसमें क्या है कि चाइना ने जो है वर्ल्ड की फर्स्ट नियर स्पेस कमांड को जो है एस्टेब्लिश किया है, और उसको पावर किया विद हाइपरसोनिक वेपन्स। हाइपरसोनिक वेपन्स क्या होते हैं? होते हैं देखो, सबसोनिक, दूसरा सुपरसोनिक, तीसरा हाइपरसोनिक। ठीक है, सबसोनिक मतलब जिनकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड से कम है, सबसोनिक। सुपरसोनिक मतलब जिनकी स्पीड साउंड से ज्यादा है। फिर हाइपरसोनिक, जिसकी स्पीड जो है स्पीड ऑफ साउंड से 5 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको मैक जो है मैक में मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए मैक 1 है, तो इट मींस स्पीड इज इक्वल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, मैक 2 मतलब 2 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, मैक 5 मतलब 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। तो जिसकी स्पीड मिनिमम 5 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड है, वो क्या है? हाइपरसोनिक। सबसोनिक में जैसे 0.7 मैक, तो ये क्या है? सबसोनिक। इसकी स्पीड क्या है? 70% ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो ये हाइपरसोनिक जो है बेसिकली मिसाइल्स का जो है इस्तेमाल करने जा रही है चाइना इन इट्स नियर स्पेस कमांड। तो इससे पहले 2019 में यूएस ने स्पेस फोर्स क्रिएट की थी, इसलिए क्रिएट की थी कि मान लीजिए उसकी सैटेलाइट्स को कल को चाइना रशिया अटैक कर दे, तो ये स्पेस फोर्स जो है उन इनकमिंग मिसाइल्स को जो है न्यूट्रलाइज करेगी। ये स्पेस फोर्स जो है यूएस की स्पेस बेस्ड एसेट्स को, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, स्पेसक्राफ्ट्स हो, एक्सेट्रा, उनको प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, तो उसी के जवाब में चाइना ने क्या बनाई? नियर स्पेस कमांड। नियर स्पेस कमांड क्या है कि ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही है, बिटवीन 20 टू 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, यानी मीसोस्फेयर में जो है आपको ये नियर स्पेस कमांड देखने को मिलेगी। सबसे पहली लेयर क्या है अर्थ के एटमॉस्फेयर की? ट्रोपोस्फेयर, दैट इज अराउंड अप टू 20 किलोमीटर। उसके बाद मीसोस्फेयर। तो ये मीसोस्फेयर में ही जो है बेसिकली जो चाइना के वेपन्स हैं वो ऑपरेट होंगे, और इसमें हाइपरसोनिक वेपन्स होंगे, स्पाई बैलून्स होंगे। मीसोस्फेयर में आप बैलून्स जो है प्लेस कर दोगे, वहां से जो है सेंसर्स वगैरह होंगे, उसमें कैमरास वगैरह होंगे, वहां से जो है आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे अबाउट एनिमी नेशन और इट्स फोर्सेस, मूवमेंट एक्सेट्रा। सोलर पावर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स होंगे, जो कि काफी लंबी दूरी तय कर सकें, लंबे टाइम तक जो है मीसोस्फेयर में रह सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद हाइपरसोनिक वेपन्स। ये क्या होते हैं? ये 5 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ साउंड पे चलते हैं, ठीक है। और इनकी खासियत क्या होती है? दे लाइक फ्लाई लाइक जेट एयरवेज, जेट इंजन बेस्ड एयरप्लेन्स। जैसे एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, वो ऑपरेट करती है जैसे रॉकेट ऑपरेट करते हैं। जैसे रॉकेट क्या होता है कि आप उसको पहले आउटर स्पेस में भेजोगे, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है कि उसमें रॉकेट इंजन होता है, ठीक है। तो वो मिसाइल पहले कहां जाएगी? आउटर स्पेस में, वहां से जो है फिर एनिमी नेशन को हिट करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली आप लॉन्ग रेंज के लिए बिल्ड करते हो कि चाइना से आपको यूएसए तक अटैक करना है, तो आपको पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करना है। तो वहां से आप क्या करोगे? बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करोगे, वो पहले स्पेस में जाएगी, फिर यूएस में कोई टारगेट है उसको हिट करेगी। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज के लिए जो है डेवलप की जाती है। क्रूज मिसाइल होती है वो शॉर्ट रेंज के लिए जो है डेवलप की जाती है, उनकी रेंज जो है ज्यादा बड़ी नहीं होती। उनमें जेट इंजन लगा होता है काइंड ऑफ, ठीक है, कि वो आउटर स्पेस में नहीं जाती, एटमॉस्फेयर में थोड़ा ऊपर जाएंगी, फिर जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ठीक है, और टारगेट को हिट करेंगी। बट क्रूज मिसाइल का जो है खासियत क्या होती है कि उनकी स्पीड काफी हाई होती है। स्पीड क्या होती है? काफी हाई होती है, ठीक है। जैसे ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो इसकी स्पीड क्या है? 5 टाइम्स 10 स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है, 5 टाइम्स टू डेट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो इससे क्या होता है कि अब आप बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करते हो ना, तो मान लीजिए चाइना ने लॉन्च कर दी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, तो जब तक वो स्पेस में पहुंचेगी ना, यूएसए को पता लग चुका होगा कि चाइना ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी। तो जैसे ही वो स्पेस में पहुंची तब तक जो है यूएसए एक काउंटर मिसाइल जो है लॉन्च कर चुका होगा, और उस मिसाइल को जो है आउटर स्पेस में या एटमॉस्फेयर में ही न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। डिफेंस मिसाइल वो लॉन्च कर देगा। तो इसलिए बैलिस्टिक मिसाइल जो है इनइफेक्टिव हो जाती है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल जो है टारगेट को प्रिसाइजली हिट नहीं कर पाती। मान लीजिए टारगेट यहां पे था और उसने हिट यहां पे कर दिया, तो प्रिसीजन जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स में कम होती है, ठीक है, समझ आई। लेकिन क्रूज मिसाइल में ऐसा नहीं होता। क्रूज मिसाइल जो है मान लीजिए 5 टाइम्स देन स्पीड ऑफ साउंड चल रही है, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो इतनी फास्ट आएगी कि यूएसए को पता ही लगेगा कि कब आई और कब हिट करके चली गई। जब तक उनके रडार्स को या उनके सैटेलाइट्स को पता लगेगा कि एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ रही है, तब तक वो कोई जवाब तैयार करेंगे, तब तक वो मिसाइल अपना काम करके जा चुकी होगी। दैट्स द रेलेवेंस ऑफ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। दूसरा, जो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स होती हैं, ये रडार्स डिटेक्शन को भी एस्केप कर जाती हैं। ज्यादातर अभी तक जो रडार्स बनाए गए हैं ना, वो देखा गया है कि फ्रॉम अप इन द एटमॉस्फेयर से जो है अटैक होगा। तो रडार्स काइंड ऑफ जो है आप मान लीजिए कि इस तरीके से जो है वो मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल्स को देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। बट हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है नीचे से आ रही है, रडार्स का फेस क्या है? ऊपर है, ठीक है। तो वो नीचे से कब हिट करगी रडार्स को पता नहीं लगा। सो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आर एबल टू डॉज रडार्स। तो जब रडार्स को पता नहीं लगा कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल आ रही है, ठीक है, तो फिर आप क्या काउंटर रिस्पॉन्स जो है दे पाओगे टू दी इनकमिंग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है, समझ आई। तो आप कोई जो है काउंटर मिसाइल, डिफेंस में मिसाइल लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है चाइना ने डेवलप कर ली है, इसलिए जो है यूएसए की नींद उड़ गई है। एंड दिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैज द कैपेबिलिटी टू नाउ हिट यूएस सिटीज। तो अगर चाइना के पास ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो वो यूएसए से डरने वाली है नहीं, ठीक है, समझ आई। आपको समझ आ रही है ये? तो नियर स्पेस कमांड का फायदा क्या हो रहा है? देखो, अब स्पेस फोर्स तो क्रिएट करनी आसान नहीं है, उसमें पैसे भी लगेंगे, टेक्नोलॉजी भी लगेगी, एक्सेट्रा। तो चाइना ने क्या डेवलप कर ली? नियर स्पेस कमांड, जहां पे जो है आप जो इक्विपमेंट यूज करोगे डेट आर वेरी लेस कॉस्टली, ठीक है, लेस वनरेबल टू टारगेट्स। मैंने बताया कि आप रडार्स वगैरह इसमें डॉज कर लेते हो, ठीक है। और इस रीजन में जो है एयरक्राफ्ट वगैरह भी कम ही फ्लाई करते हैं, तो इस रीजन को आप इस्तेमाल कर सकते हो टू अटैक योर
एनिमी टारगेट्स। ठीक है, तो स्पेस जो है नेक्स्ट बैटल ग्राउंड होने वाला है। कल को जो है क्या पता वॉर जो है स्पेस में लड़ जाए, आउटर स्पेस में लड़ जाए, कि चाइना जो है यूएस की सैटेलाइट्स को डैमेज कर रहा है और यूएस जो है चाइना की सैटेलाइट्स को डैमेज कर रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसलिए चाइना जो है फ्यूचर के वॉर में जो है कटिंग एज या कॉम्पिटिटिव एज लेना चाहता है, सुपीरियोरिटी जो अपनी स्टैब्लिश करना चाहता है, इसलिए जो उसने नियर स्पेस कमांड बनाई है। बट प्रॉब्लम क्या है कि मीसोस्फीयर में तो वहां पे थिन एटमॉस्फेयर होती है, वहां पे जो है स्पेस इक्विपमेंट की जो है विटैलिटी कह लीजिए या फंक्शनैलिटी कह लीजिए मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, समझ आई? तो बेसिकली चाइना और यूएसए में क्या चल रहा है, स्पेस आर्म्स रेस चल रही है कि यूएसए जो है बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पेस आर्म्स बिल्ड करना चाहता है ताकि अपनी सुपीरियोरिटी एस्टेब्लिश कर सके इन दी वर्ल्ड, कि मुझसे बेस्ट जो है स्पेस आर्म्स किसी के पास नहीं है, तो सभी को जो है मुझसे डर के रहना पड़ेगा। तो उसी को चैलेंज कर रहा है चाइना। ठीक है, मान लीजिए एक इंसान के पास चाकू है ना, तो उससे आप शायद डरो कि चलाना दे। दूसरे के पास मान लीजिए खंजर हो, तो आप पहले वाले से डरोगे दूसरे वाले से डरोगे? दूसरे वाले से, जिसके पास खंजर है ना, तो यानी जिसके पास चाकू है वो खंजर वाले से डरेगा। अब तीसरे के पास मान लीजिए रिवॉल्वर हो, तो जो जिसके पास खंजर है वो रिवॉल्वर वाले से डरेगा। चौथे वाले के पास AK-47 हो, तो रिवॉल्वर वाला AK-47 वाले से डरेगा। पांचवें के पास मशीन गन हो, तो मशीन गन वाला और AK-47 वाला मशीन गन वाले से डरेगा। सिक्स के पास बैटल टैंक हो, तो मशीन गन वाला बैटल टैंक वाले से डरेगा। समझ रहे हो? यानी जितने यहां पे आप समझने वाली बात यह है कि जितने एडवांस डिफेंस वेपनरी आपके पास होगी, जितनी सोफिस्टिकेटेड डिफेंस वेपनरी आपके पास होगी, उतनी ज्यादा डोमिनेंस आपकी वर्ल्ड में होगी। तो यूएस की डोमिनेंस क्यों है? कि उसके पास वर्ल्ड के एडवांस्ड वेपन्स हैं। समझे? तो अगर चाइना को यूएस की डोमिनेंस को चैलेंज करना है तो उसके पास बराबर के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, इसीलिए उसने नियर स्पेस कमांड बनाई। और आपको ध्यान रखना है कि नियर स्पेस कमांड का मतलब ये नहीं है कि लो अर्थ ऑर्बिट में वो स्पेस वेपन्स लॉन्च करेगा, नहीं। कहां पे है? मीसोस्फीयर में। नाम नियर स्पेस है बट एक्चुअली क्या है? नियर एटमॉस्फेयर कमांड। ठीक है, समझ आई? तो क्वेश्चन सिंपल भी बन सकता है, किस कंट्री ने स्पेस फोर्स बनाई है, किस कंट्री ने नियर स्पेस कमांड बनाई है वर्ल्ड की फर्स्ट। ठीक है, और थोड़ा ये भी पूछ सकते हैं नियर स्पेस कमांड में क्या होता है। मीसोस्फीयर में बेसिकली आप डिफेंस इक्विपमेंट्स को लॉन्च करते हो, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का, स्पाई बैलून्स का, लॉन्ग एंड्योरेंस सोलर पावर ड्रोन्स एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लास्ट है आई थिंक ये नासा साइकी मिशन, वही जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। तो साइकी मिशन वाज रिलेटेड विद डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, याद रखना है। तो इसमें वही है कि साइकी नाम का एक मेटल रिच एस्ट्रॉइड है जो जुपिटर और मार्स के बीच में जो है घूम रहा है। ठीक है, निकल आयरन और कोर जो है इसमें पाया जाता है, और इसमें बेसिकली डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को नासा टेस्ट कर रही है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के थ्रू या लेजर कम्युनिकेशन के थ्रू या नियर इंफ्रारेड लेजर रेज के थ्रू जो है डाटा ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट बैक टू नासा सेंटर ऑन अर्थ। ठीक है, ये इसकी रेलेवेंस है। क्लियर, समझ आई? कोई डाउट? सारे कॉन्सेप्ट समझ आए आपको साइंस एंड टेक के? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना एग्जामिनेशन में।